नमस्कार सभी प्रशिक्षुओं और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम अपने बीएड द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसमें नॉलेज एंड करिकुलम जो हमारा पेपर है उस पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज में हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं और इस ज्ञान के संबंध में कौन कौन सी और विचारधाराएं आई हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान के जो अर्थ है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान जैसे कि हम कहा गया है, ज्ञान का मतलब है हम किसी भी चीज़ के पदार्थ या घटना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या पहचानने का प्रयास करते हैं या जिससे हमें बोध होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। और कहा भी गया है कि ज्ञान हमारा जो तीसरा नेत्र है, तृतीय नेत्र कहा गया हमारे दर्शन में। लेकिन इस ज्ञान के संबंध में और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बहुत कुछ कहा गया है। तो इसी ज्ञान के संबंध में हम यहाँ रखते हैं, भारतीय दर्शन के संबंध में ज्ञान की परिभाषा को हम रखते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के संबंध में भारतीय दर्शन में ये कहा गया है कि ज्ञान जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज के बारे में कहा गया कि ज्ञान के अपना एक प्रोसेस होता है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय, अर्थात ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि एक ज्ञाता हो और एक ज्ञेय हो। ज्ञाता का इन द सेंस जो ज्ञान को जानने वाला हो, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो करना चाहता हो उसे ज्ञाता अर्थात विषयी। और ज्ञेय जिस वस्तु के बारे में जानना हो या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो उसे ज्ञेय कहा गया। तो दोनों के सम्मिलन से ही, ज्ञाता और ज्ञेय के सम्मिलन से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। बिना ज्ञाता के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती और केवल बिना ज्ञेय के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात दोनों का रहना ज़रूरी है। और ज्ञाता और ज्ञेय के साथ साथ साधन, यानी जिसको प्रमाण भी कहा गया है, उसका भी होना ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि हम इस वस्तु को देखें यह दृश्य बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे कहा गया है कि वस्तु यानी जो ज्ञेय हो गया जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं, ज्ञाता मैं स्वयं या किसी को जो भी जान रहा हो, और तृतीय साधन यानी जिसके माध्यम से जान रहा हो, यानी उसको प्रमाण कहा गया हमारे भारतीय दर्शन में। तो ज्ञाता, ज्ञेय और साधन यानी प्रमाण, इन तीनों के सम्मिलन से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इनमें से किसी एक के बिना रहने पर ज्ञान संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में ये बात कही गई है। आगे चलते हैं कि ज्ञान की जो नेचर है, नेचर ऑफ नॉलेज, वो क्या है। तो ज्ञान के संबंध में कहा गया कि ज्ञान की जो प्रकृति है, फर्स्ट उसमें है कि ज्ञान को हमेशा सत्य होना चाहिए, क्योंकि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसमें रियलिटी सत्य होना चाहिए। और जब सत्य होना चाहिए तो ये भी मान कर चलते हैं कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें उसकी सत्ता में विश्वास भी रखना होगा, यानी बिलीफ। और थर्ड पॉइंट है कि ज्ञान की प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, अर्थात जो ज्ञान वो है जिसको हम ऑथेंटिक रूप से प्रमाणित कर सकें। इसी चीज़ को पाश्चात्य दार्शनिक के प्लेटो ने भी कहा है कि जस्टिफिकेशन, ट्रूथ एंड बिलीफ, तीनों में आपस में संबंध है और तीनों का कॉम्बिनेशन ही ज्ञान के नेचर को बताता है। इस दृष्टिकोण से अब हम बात करते हैं कि जो आगे ज्ञान काइंड्स ऑफ नॉलेज। तो भारतीय दर्शन के अनुसार काइंड्स ऑफ नॉलेज दो प्रकार के बताए गए हैं, एक यथार्थ ज्ञान और एक अयथार्थ ज्ञान, यानी वैलिड नॉलेज और इनवैलिड नॉलेज। यथार्थ ज्ञान अर्थात जो ज्ञान जिस प्रकार का है, कोई भी घटना या वस्तु को जिस रूप में हम देखते हैं, जिस यथार्थ रूप में देखते हैं उसी रूप में उसे हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं। और अयथार्थ यानी इनवैलिड नॉलेज ऐसा नॉलेज है जो ज्ञान तो है लेकिन वो अपने यथार्थ रूप में नहीं है, अर्थात वो उससे भिन्न रूप में हमको दिखाई देता है, तो उसे हम अयथार्थ नॉलेज के रूप में मानते हैं।
यथार्थ नॉलेज और यथार्थ नॉलेज के 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें हम पहला मानते हैं स्मृतिजन्य ज्ञान, दूसरा आता है भ्रम और तीसरा आता है संदेह। तो स्मृतिजन्य ज्ञान चूँकि हमारे स्मृति से संबंध होता है, और स्मृति हम मान के चलते हैं कि स्मृति जो होता है उसका संबंध हमारे पूर्व अनुभव से होता है। कोई वस्तु की घटना का चित्रण हम जो बहुत पहले किए रहते हैं तो फिर हमारे वो चीज़ मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। इसलिए कहीं न कहीं समय दर समय स्मृति जन ज्ञान को इनवैलिड नॉलेज में रखा गया, क्योंकि स्मृति कभी कभी कमज़ोर भी हो जाती है। हम किसी चीज़ों को स्मृति से समझ नहीं सकते हैं, उसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इसको इनवैलिड नॉलेज में रखा गया। दूसरा है भ्रम। भ्रम की अवस्था में भी हमको ज्ञान होता है, लेकिन जो भी ज्ञान होता है वो सही ज्ञान नहीं होता। जैसे हम कहें कि अंधेरे में रस्सी का सर्प के रूप में प्रतीति होना, तो जब तक अंधेरा है तब तक तो हमको रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है, लेकिन जब अंधेरा का नाश हो जाता है तो वो रस्सी हो जाती है, सर्प नहीं रहता। इसका मतलब है जब तक हम भ्रम में थे तब तक वो हमारा जो ज्ञान है वो निश्चयात्मक ज्ञान था, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन उसमें भी भ्रमजन ज्ञान था। और तीसरा है संदेह युक्त ज्ञान। संदेह युक्त ज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी हमको ज्ञान तो होता है, लेकिन हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि अमुक चीज़ है या अमुक चीज़ है। जैसे खूब शीत का समय होता है, हम कोहरा गिरता है तो हम ये नहीं कह सकते सामने क्या है, हमको नहीं दिखाया था कि कोई पेड़ है या वस्तु है, उसमें संदेह बनी रहती है। तो ये हमारा हो गया संदेह युक्त ज्ञान। इस तरीके से भारतीय दर्शन में ये चीज़ बताई गई है। आगे चलकर ज्ञान के संबंध में पाश्चात्य दर्शन में बहुत से विचारधाराएँ आईं और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी खोजें हुई। इसमें 3 विचारधाराएँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उसमें पहली जो विचारधारा है, इसको हम लेके चलते हैं, वो है ज्ञान की अनुभववादी विचारधारा, यानी थ्योरी ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। तो थ्योरी ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज जो प्रवर्तक हैं, यानी जो ज्ञान के अनुभववादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, वो हैं इंग्लैंड के दार्शनिक हुए हैं, इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन लॉक ने बताया। जॉन लॉक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी मानवीय ज्ञान की समझ। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता, अर्थात उनका सीधा कहना था कि जो ज्ञान है वो हमारा अनुभव के द्वारा विकसित होता है। अर्थात जैसे जैसे बालक की इस दुनिया में आता है और धीरे धीरे अपने अनुभव के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और इस ज्ञान को उन्होंने अनुभविक ज्ञान कहा या इंद्रियजन्य ज्ञान कहा। तो जैसे हम शुरुआत हमारी संवेदनाओं से होती हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उससे हमको नॉलेज प्राप्त होता है, धीरे धीरे उसका अनुभव हमारे जीवन में होता जाता है, और अनुभव के द्वारा ही सब कुछ सीखा जाता है, और इसी तरह हमें कई वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस तरह से उनका कोटेशन था कि जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरा कागज़ के समान होता है, कोरा स्लेट के समान होता है, जिसे हम अपने अनुभव के द्वारा उसे रंगा या भरा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से उनका मानना था कि ज्ञान को प्राप्ति हमें अनुभव से होती है, इसके पूर्व हमारी बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं होती। आगे चलकर इन्होंने बताया कि 2 प्रोसेस हैं इसके, एक है संवेदना और दूसरा है रिफ्लेक्शन यानी अंतर्दर्शन। संवेदनाओं का संबंध हमारा जो पूर्व होता है भौतिक जगत से होता है, कि भौतिक जगत में जो भी हम चीज़ें देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसका संबंध संवेदनाओं से होता है। जब किसी वस्तु की छाप हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है तो उसकी इमेज हमारे मन में बन जाती है, जिससे उन्होंने प्रत्यय कहा। उस प्रत्यय का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में वो बैठ जाता है, और पहले हमारे जो मस्तिष्क है वो सरल प्रत्यय बनता है, और फिर धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क जो है वो जटिल प्रत्यय का निर्माण करता है। इस तरीके से लॉक ने अपनी विचारधारा दी कि जो समस्त ज्ञान जो है वो हमें अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके संबंध में जब दूसरी विचारधाराएँ आगे चल के आई, विरोध में आई, उसे कहा गया है रैशनलिज्म यानी बुद्धिवादी विचारधारा। ज्ञान की बुद्धिवादी विचारधारा को देने का श्रेय जो होता है वो 3 दार्शनिकों को जाता है।
रेनी डेकार्टे, स्पिनोजा और लाइबनिज, इन तीनों दार्शनिकों ने इस पर बहुत ही काम किया और अपनी थ्योरी दी। तो जैसे कि लाख ने बताया कि समस्त ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि रैशनलिज्म ये मानता है कि जो ज्ञान की जो उत्पत्ति है यानी जो तर्क बुद्धि के द्वारा होती है। रैशनलिज्म का मतलब है बुद्धिवादी विचारधारा, अर्थात जो ज्ञान उत्पत्ति है वो तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त होती है। तो उनका मानना है कि जो समस्त ज्ञान है वो हमारे बुद्धि में पहले से निहित होता है और जन्म के समय से ही हमारे मन में जन्मजात प्रत्यय होते हैं और समय आने पर वो जन्मजात प्रत्यय क्या होते हैं, वो प्रकट होते हैं, अर्थात बुद्धि द्वारा उसे प्रकट किया जाता है। यानी बुद्धि ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। जैसे कि उसमें अनुभववादी विचारधारा ने बताया कि समस्त ज्ञान का स्रोत क्या है, वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और यहाँ पर बुद्धिवादी मानते हैं कि समस्त ज्ञान का स्रोत हमारी बुद्धि है और जो समस्त ज्ञान हमारी बुद्धि में पहले से ही निहित होता है। इस तरीके से इस तरीके से देखा जाए तो जो बुद्धिवादी विचारधारा है वो निगमनात्मक ज्ञान को मानता है, यानी जो पूर्व निर्धारित है, सार्वभौमिक है, सत्य है और अनिवार्य रूप से ग्रहण किया जाता है। तो ऐसा ज्ञान जो अनिवार्य रूप से सत्य हो, सार्वभौम हो, उसे बुद्धिवादी विचारधारा मानते हैं। जैसे हम कहें कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, ये एक सार्वभौमिक तथ्य है। 2 + 2 = 4 होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये पूर्व निहित है, ये स्वतः सिद्ध ज्ञान है। फिर आगे चलकर कहा जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, अवश्य होगी। आग और धुएं में सचर संबंध होता है। इस तरीके से जो पूर्ण निर्धारित संबंध होता है, यानी इसके लिए हमें किसी की प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी विचारधारा को बुद्धिवादी मानते हैं और जिसे तर्क बुद्धि भी कहा जाता है। इस तरीके से जो अनुभवात्मक ज्ञान है जिसे लाख ने दिया, उसे आगमनात्मक ज्ञान भी कहा जा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में, और जो बुद्धिवादी विचारधारा है उसके द्वारा जो ज्ञान मिला है वो निगमनात्मक ज्ञान कहा जा सकता है। इस तरीके से तो इस तरह से 2 विचारधाराएँ ये उभर के आती हैं। आगे चलकर इन दोनों विचारधाराएँ अपनी अपनी जगह सही थी। आगे चलकर कांट महोदय, जो कि जर्मनी के महान दार्शनिक थे, इन्होंने कहा कि केवल अनुभव ही नहीं और केवल बुद्धि ही नहीं, ज्ञान के लिए इन दोनों का होना आवश्यक होता है। अर्थात ज्ञान के लिए अनुभव भी जरूरी है, न केवल अनुभव जरूरी है बल्कि बुद्धि का भी होना जरूरी है। तो कांट महोदय ने इन दोनों ही ज्ञान का मिलन किया और अपना एक नया विचारधाराएँ दी, समीक्षावादी विचारधारा, यानी ज्ञान की समीक्षावादी विचारधारा, थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म यही कहती है कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अनुभव, चूँकि अनुभव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके मन, हम अनुभव के द्वारा ही हमारे वस्तु की छाप हमारे मन में पड़ती है, वस्तु की इमेज बनती है, वो हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। और दूसरी चीज़ है बुद्धि। बुद्धि उस मन या बुद्धि जो है वो हमारे एक सांचे का काम करती है। जो सांचा है, जैसे कि हम कहें कि जिस तरह से कुम्हार एक मिट्टी के लोंदे को सांचे में डालता है और जैसा चाहे शेप देता है, उसे आकृति मिट्टी का बर्तन बना सकता है, तो वही काम यहाँ भी अनुभव और बुद्धि दोनों का काम होता है। तो जो अनुभव है वो रॉ मटेरियल्स है, एक तरह से कच्ची सामग्री है, और उस कच्ची सामग्री को जो शेप देने का कार्य करता है, अर्थात सही ढांचा देने का काम करता है, वो बुद्धि करते हैं। बुद्धि रूपी सांचे में जो भी ज्ञान है वो सेट होके आता है, जिससे हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरीके से ज्ञान के क्षेत्र में दोनों ही विचारधाराएँ अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन कांट ने दोनों को ही मिलाया और कहा कि नहीं, न केवल अनुभव ही जरूरी है, न केवल बुद्धि जरूरी है, बल्कि ज्ञान के लिए दोनों का ही होना आवश्यक है। जैसे सोने की अंगूठी बनाने के लिए सोना यानी रॉ मटेरियल्स चाहिए और व्यक्ति के अंगूठी बना के सांचा चाहिए, तभी अंगूठी बन पाएगी। वही तरीका यहाँ भी है कि जिस तरह से सोना सांचे में ढालकर सोने को ग्रहण किया जा सकता है, यानी हमें अंगूठी प्राप्ति हो सकती है, उसी तरह किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुभव अर्थात रॉ मटेरियल्स और बुद्धि का भी होना जरूरी है। बुद्धि रूपी सांचे में ढालकर हम किसी ज्ञान को सही रूप से ग्रहण करते हैं। इस तरीके से ज्ञान के क्षेत्र में ये 3 विचारधाराएँ बहुत ही प्रमुख रूप से दी गई है, यानी ज्ञान की अनुभववादी विचारधारा, ज्ञान की बुद्धिवादी विचारधारा और ज्ञान की समीक्षावादी विचारधारा।
तो ये तीनों विचारधाराएं अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। खासकर कांट ने इस ज्ञान की जो थ्योरी है उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया और सर्वमान्य किया इस चीज़ को। ठीक है, आगे के टर्न में हम ज्ञान के संबंध में और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे ज्ञान के संबंध में नोइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है कि व्हाट इज़ नोइंग, और इस जानना किसे कहते हैं, और साथ साथ आगे चलकर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वे ऑफ नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। आगे इस सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग को नमस्कार।